हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और इसमें हम लोगों ने 56 to 59 बीपीएससी से स्टार्ट किया था। वी कंप्लीटेड द 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ 56 to 59 बीपीएससी और ये लास्ट पार्ट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड ये लेक्चर हमारा 3 है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागल पंथ जो है एक सोशियो रिलीजियस ऑर्डर थे। सोशियो रिलीजियस ऑर्डर हुआ करता था, सोशियो रिलीजियस ऑर्डर। और ये कहाँ पे होता था, इसकी लोकेशन जो थी वो मेमेन सिंह एक जगह है बंगाल में, जो अभी बांग्लादेश में है, ठीक है। मेमेन सिंह जगह है बांग्लादेश में, वहाँ पे। और लेट 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। और ये किसने स्टार्ट किया था? इट्स करम शाह। और इनके जो डिस्पेल लोग वगैरह थे, जैसे मुस्लिम फ़कीर मंजू शाह थे, ये सब थे जो मदरिया सूफी ऑर्डर के लीडर हुआ करते थे। जब करम शाह की डेथ हो जाती है, तो करम शाह के डेथ के बाद 1813 में करम शाह की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनका बेटा टीपू शाह इसको लीड करते हैं। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आप हम पागल पंथ में याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फैराजी कौन हुआ करते थे। तो अगर आप फैराजी मूवमेंट जानते होंगे, सो फैराजी मूवमेंट जो है सो 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट किया था, ठीक है, 1819 में। और इसमें क्या था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको ये कहा गया था कि जो नॉन इस्लामिक है, अनइस्लामिक प्रैक्टिसेज हैं, जो इस्लाम में बैन है, उनको आपको छोड़ देना है ना। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम। एक मुस्लिम के ये ड्यूटी है कि आप जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेज है उसको आपको छोड़ दें। ये बंगाल रीजन में हुआ था, जो अभी ढाका है बांग्लादेश का, या मेमेन सिंह जो अभी आपको मैंने बताया है, उन सब डिस्ट्रिक्ट में मतलब ये फेमस था। क्लियर? सो ये फैराजी मूवमेंट, तो उनके जो फॉलोअर्स वगैरह हुआ करते थे उसको फैराजीज बोलते थे। सो फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह इज कॉल्ड फैराजी। और फैराजी मूवमेंट जो था वो इसलिए था क्योंकि मुस्लिम को ये बोला गया था कि आप अन इस्लामिक जो भी प्रैक्टिस है उसको छोड़ दीजिए। क्लियर? सो आंसर ए हो गया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन रामोशी अपराइजिंग का। रामोशी अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था? तो रामोशी अपराइजिंग के बारे में अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट में हुआ था। वेस्टर्न घाट में कौन कौन जगह आती है? कर्नाटका के बाद कौन सी आती है? महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश का एरिया। तो ये रामोशी जो है एक कम्युनिटी ग्रुप हुआ करती थी, एक कम्युनिटी होती थी जो मराठा आर्मी में लोअर रैंक पे वर्क करती थी। तो इनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हुई थी, इस कारण से इनकी लैंड वगैरह ले ली गई थी, जिस कारण से इनको ये लोग लड़ाई करना, विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। तो रामोशी एक कम्युनिटी है जो मराठा आर्मी में लोअर रैंक पे सर्व करते थे। क्लियर? अब इसमें लीडर कौन थे अगर आपसे पूछेगा, तो 17 रीजन जो थे, है ना, उसमें जो लीडर थे वो चित्तूर सिंह हुआ करते थे। और पूना में जो अपराइजिंग हुई थी उसमें था उमाजी नायक और एक और थे त्र्यंबक जी सावंत, ठीक है। क्लियर? और बाद में ब्रिटिश जब अपराइजिंग हुई तो ब्रिटिश ने इनको बोला कि क्राइम को कंडोन किया कि भाई क्राइम कर रहे हो, गलत है, बट उनको लैंड दिया एंड उनको हिल पुलिस की तहत तैनात कर दिया, है ना। पर्वत पे जो पुलिस हुआ करते थे, हिल पुलिस, उसमें उसको नौकरी दे दी, ठीक है। सो इट्स अ वेस्टर्न घाट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि वाघेरा अपराइजिंग ये 1818-1820 में। तो हम लोग क्या क्या याद रखेंगे? कोई भी अगर आंदोलन पूछेगा तो हम लोग याद रखेंगे कि कौन से ईयर में हुआ था, अप्रॉक्स याद रखेंगे, देन एरिया याद रखेंगे। तो ये हुआ था बड़ौदा गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? बड़ौदा गुजरात में हुआ था। और इसमें क्या रखेंगे कि क्या क्या हुआ था, है ना। सो इसमें व्हाट इज द रीजन याद रख लेंगे, थोड़ा बहुत रीजन याद रखेंगे कि बाघेरा जो चीफ थे, बाघेरा के जो चीफ हुआ करते थे, उनको क्या किया गया था, जो वाघेरा चीफ जो था ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि गायकवाड़ ऑफ जो बड़ौदा थे उनको क्या किया था, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा को फोर्टिफाई कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो इसके लिए वाघेरा चीफ ने आपको आर्म उठाया था और उसी का नाम वाघेरा अपराइजिंग हो गया, ठीक है ना। सो बाद में ब्रिटिश जो है सो एक पीस ट्रीटी बनाते हैं 1820 में, और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो बस इतना आप याद रखेंगे तो हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मीडिया इन इंडिया कौन कौन सी एक्ट ऐसी पास की गई थी जो मीडिया को कंट्रोल करती थी। देखो, प्रेस एक्ट आई थी 1835 में, 1835 में प्रेस एक्ट आती है, वो आपको लॉर्ड मेटकाफे, है ना, लॉर्ड मेटकाल्फ जो थे उन्होंने इनैक्ट किया था प्रेस एक्ट। और लॉर्ड मेटकाल्फ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो अब 1835 जो है एक ही में है, तो हमारा आंसर तो वही हो जाएगा। एंड जितनी भी रिस्ट्रिक्शन पहले लगाई गई थी किसके द्वारा, 1823 में जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट था उस सबको हटा करके प्रेस एक्ट 1835 में लाया था। इसीलिए लॉर्ड मेटकाफे को हम बोलते हैं लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। तो ये तो आंसर तो आपको पता चल गया। नाउ इसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866, 1835 के बाद आई थी 1867। 1867 में ये जो 1835 वाली एक्ट थी प्रेस एक्ट, उसको रिपील कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस करके आता है 1867 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। ठीक है, तो ये आती है। देन फिर आपको 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आती है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आती है। ठीक है ना, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो होगा ये इंडियन लैंग्वेज मीडिया को जो आपको कर्टेल करती है, फ्रीडम को कर्टेल करती है ना, कम करती है 1878 में। देन फिर 1908 में न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट आती है ना। इसमें लोकल अथॉरिटीज़ को एम्पावर किया जाता है कि आप अगर न्यूज़पेपर कुछ भी अगर ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल को अगर आप पब्लिश करता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको न्यूज़पेपर को कॉन्फिस्केट कर सकते हो, उसको सीज कर सकते हो। ठीक है, देन फिर आपको प्रेस एक्ट 1910 आता है 1910, जिसमें सेंसरशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजन रहता है। देन फिर ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 में आता है। तो ये सारी एक्ट है। सो द आंसर इज 1835। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी बिगेन ओवर। क्यों स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में? आपको पता होगा स्ट्रेटजी ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट के लिए हुआ था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट कि कांग्रेस आंदोलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर हुआ था। तो 20वीं सदी के शुरुआत में कांग्रेस में विभाजन क्यों हुआ, ये आपसे कारण पूछ रहा है। नाउ यू न्यू द रीजन कि सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था। तो सूरत स्प्लिट जो हुआ था, है ना, 1907 में सूरत सेशन में हुआ था। तो सूरत सेशन में हुआ था किसके किसके बीच में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। नाउ एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, जैसे कि तिलक या लाजपत राय, तिलक या लाला प्रेसिडेंट बने, है ना। तो बाद में लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का ये इच्छा थी, बट अनाउंस हो जाता है कि रास बिहारी घोष ये आपको प्रेसिडेंट बनेंगे। तो अब एक्सट्रीमिस्ट हल्ला करने लगते हैं, है ना। अब ठीक है ना, मॉडरेट्स चाहते थे कि हम आराम से करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से हम अपना ब्रिटिश को रूल को ख़त्म करेंगे। एंड एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि हम प्रोटेस्ट किससे ख़त्म करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, इस बात से भी दोनों का जो स्ट्रैटेजी ऑफ द मूवमेंट कांग्रेस की थी दोनों का अलग था। दिस इज ऑल्सो रीजन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट, क्या मुद्दा होना चाहिए उसमें भी है, उस कारण भी हुआ था। तो दीज ऑल जो है वो आपको रीजन है स्प्लिट का। ठीक है, एंड एक्सट्रीमिस्ट कैंप में कौन कौन थे, लाल बाल पाल घोष, है ना। एंड मॉडरेट कैंप जो है जो लीड किए जाते थे कौन कर रहे थे, गोखले। ठीक है ना। तो इस कारण से ये होता है। बाद में 1916 में लखनऊ सेशन में फिर रीयूनाइटेड हो जाते हैं। समझ में आ गया। 1907 में उन दोनों को, मतलब दोनों की इस बात पे लड़ाई हो जाती है कि आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी, है ना। क्लियर। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये सीरीज ऑफ आर्टिकल 1893 से 94 में छापी गई थी, है ना, जो कांग्रेस फॉर बीइंग आउट ऑफ टच विद द प्रोलेटरेट। ठीक है ना, सारे वर्गों के साथ संपर्क नहीं कर रही है, बस सिर्फ और सिर्फ जो बड़े लोग हैं उनके साथ संपर्क में ला रहे हैं। ठीक है ना। तो ये कौन निकाला था, कौन लेखक था? न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड जो है सर, उन्होंने लिखा था अरविंदो घोष ने, है ना, 1893 में पब्लिश की थी। और इन्होंने मॉडरेट पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज किया था सीरीज ऑफ आर्टिकल में। ठीक है, कि मॉडरेट का जो वे है वो ठीक नहीं है, मतलब ही इज़ वर्किंग ओनली फॉर द
प्रोलेटरेट क्लास, मतलब बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए काम करते हैं, ये सबके लिए नहीं काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड बाई ए कमिटी हेडेड बाई एंड द सब्जेक्ट वाइज। नेहरू रिपोर्ट जो है सो जो हेड किया गया, ड्राफ्ट किया गया था, उसकी कमेटी कौन थी? तो इसके कमेटी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, तो पहले तो गलत हो गया। इट हेडेड बाई द मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये लीड किया गया था। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड थिंग पूछ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट क्या था, तो मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू नहीं, सिर्फ मोतीलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया था। इंडियाज रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश एम्पायर, ऐसा कुछ नहीं था। इट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इंडिया में क्या होना चाहिए उसके लिए था। और 28 अगस्त 1928 को इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था, है ना। रिपोर्ट वाज सबमिटेड कब? लखनऊ सेशन होती है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सो चैलेंज देती है कि भैया ठीक है, आप लोग अपना बना के तो दिखाओ कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दिखाओ। इस कारण से कमेटी बनाई जाती है, मोतीलाल नेहरू जिसके हेड होते हैं, उसमें और भी मेंबर होते हैं, MS एनी होते हैं, सुभाष चंद्र बोस होते हैं, तेज बहादुर सप्रू होते हैं, मंगल सिंह होते हैं, ये सब मेंबर होते हैं और ये सब मिलकर के बनाते हैं नेहरू रिपोर्ट। और वो लखनऊ सेशन में 28 अगस्त 1928 को ऑल पार्टी की मीटिंग होती है, वहाँ पे ये सबमिट की जाती है। क्लियर? सो आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन मायो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज एंड विलियम डिग्बी। ये क्या थे? इन्होंने कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश रूल के समय में इंडिया की जो कंडीशन था उसके बारे में लिखा था, या इंडियन नेशनल मूवमेंट के सपोर्टर थे, या इंडियन नेशनल मूवमेंट के अपोनेंट थे, या महात्मा गांधी के फ्रेंड थे। तो इनमें ये कौन थे? कैथरीन मेयो कौन थी? एल्डस हक्सले कौन थे? चार्ल्स एंड्रूज कौन थे? विलियम डिग्बी कौन थे? नाउ ये सब जो हैं वो इंडिया की जो कंडीशन थी, इंडिया के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुई थी उनके बारे में, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश रूल में जो स्थिति थी उसके बारे में लिखा था। इवन कैथरीन मायो का अगर आप बात याद रखें तो कैथरीन मायो ने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम है मदर इंडिया। ये आपको 1927 में एक बुक लिखी थी, है ना, मदर इंडिया। ये अमेरिकन रिसर्चर थी, उन्होंने बुक लिखी थी मदर। एल्डस हक्सली अगर बात करें तो ये इंग्लिश राइटर थी, इन्होंने बुक लिखी थी ब्रेव न्यू वर्ल्ड, है ना। देन चार्ल्स एंड्रूज जो है ये सोशल रिफॉर्मर होते थे, एंड ये गांधी जी के, चार्ल्स एंड्रूज जो थे गांधी जी के फ्रेंड भी हुआ करते थे, है ना। और गांधी जी उनको बोलते थे दीन बंधु, चार्ल्स एंड्रूज को बोलते थे दीन बंधु। तो ये भी हम याद रखेंगे, दीन बंधु मतलब फ्रेंड ऑफ द पुअर। तो चार्ल्स एंड्रूज को गांधी जी को क्या बोलते थे? दीन बंधु। एंड विलियम डिग्बी जो थे ये ब्रिटिश ऑथर थे और जर्नलिस्ट थे, ये ब्रिटिश के समय में यहाँ पे रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने, विलियम डिग्बी ने यहाँ जो फेमिन आया था, अकाल पड़ा था, उसके बारे में लिखा है। और उन्होंने विलियम डिग्बी ने कहा है कि ये जो फेमिन था वो जो है सो उसके रिस्पॉन्सिबल थे कौन? ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो जो है सो इसकी क्या कहते हैं, रीजन थी, ठीक है ना। सो दे रोट कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। दिस इज द आंसर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि किसने लिखा था ये लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना ये उर्दू पैट्रियोटिक पोएम है जो बिस्मिल अजीमावादी ने लिखा है ना, फ्रीडम फाइटर्स को डेडिकेट कर किया था इसमें। और ये पॉपुलराइज किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद, तो कंफ्यूज नहीं है दोनों बिस्मिल में, राम प्रसाद बिस्मिल दोनों डिफरेंट पर्सन है। लिखा था किसने? उर्दू पोएट, पैट्रियोटिक पोएम है ये, बिस्मिल अजीमावादी ने लिखा था और इसको फेमस किया था, इन्होंने गाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, तो ये फेमस था, हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। 1921 में किसने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? क्या वो मौलाना मोहम्मद अली थे? क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? क्या महात्मा गांधी थे? या मौलाना हजरत मोहानी थे? इट्स अ मौलाना हजरत मोहानी जो सबसे पहले, ये पहले कांग्रेस एक्टिविस्ट थे जिन्होंने कहा था कि पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। अहमदाबाद सेशन 1921 में अहमदाबाद सेशन हुई थी, वहाँ पे सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने कही थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और अहमदाबाद सेशन 1921 को प्रेसिडेंट कौन थे? हकीम अजमल खान। कौन थे? हकीम अजमल खान, जो हकीम अजमल खान
चितरंजन दास के बिहाफ में, चितरंजन दास है ना के बिहाफ में वो आपको प्रिसाइड कर रहे थे, क्योंकि चितरंजन दास को अरेस्ट कर लिया गया था कलकत्ता मीटिंग से पहले। ठीक है, सो ये भी याद रखेंगे। अगला है कि आइडेंटिफाई द ईयर्स दोज आर क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कब फाउंडेशन हुई थी और आरएसएस की कब फाउंडेशन हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये फाउंड हुई थी 26 दिसंबर 1925 को, है ना। इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कानपुर, है ना। कानपुर उसका नाम था, पहले कानपुर नाम हुआ करता था। और इसमें जो फाउंडिंग मेंबर थे कौन थे, एम.एन. रॉय एंड उनकी वाइफ थी, देन अबनी मुखर्जी और पी.टी. आचार्य। ठीक है, तो 1925 में। एंड जो आरएसएस है वो हेडजेवर जो थे, इन्होंने ये जो है सो आपको 1925 में ही आपको फाउंड किया था आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। क्लियर, सो दोनों आंसर ये हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आपको ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा, ठीक है ना, ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा, है ना, इसमें इन्होंने बोला था कि लैंड और वाटरवेज का नेशनलाइजेशन के बारे में बात किया गया था कि नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। ये इन्होंने कब फॉर्म किया था, जस्ट बिफोर हिज डेथ, मरने से पहले, वेरी यंग एज में, 1930s में और 1920s में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ सहजानंद सरस्वती पूछा है तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस पे देखते हैं। सहजानंद सरस्वती जो हैं, सबसे पहले याद रखते हैं, जो सहजानंद सरस्वती है इन्होंने 1929 में एक बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ये आपको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1936 में होती है लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन में ये बना देते हैं ऑल इंडिया किसान सभा और कहते हैं कि ऑल इंडिया किसान सभा बोलते हैं। और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो होता है वो एआई के जो ऑल इंडिया किसान सभा का एक प्रोविंशियल पार्ट बन जाता है। लेकिन सबसे पहले क्या बनता है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। फिर 1936 में लखनऊ सेशन में आपको ऑल इंडिया किसान सभा बनाया जाता है और उसमें सहजानंद सरस्वती पहले प्रेसिडेंट चूज किए जाते हैं और एन.जी. रंगा फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। आप याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछी जाती है। इसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका जो फार्मर विंग है वो भी ऑल इंडिया किसान सभा ही काम करता था, फार्मर विंग का। नाउ बिहार में एक चीज़ और होती है यहाँ पे, तो आप 1929 में है, सहजानंद सरस्वती की डेथ जो होती है वो आपको होती है 1950 में। ठीक है, एक चीज़ और हम इसमें याद रखते हैं कि बिहार में सहजानंद सरस्वती ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, उसका नाम है बक्सत मूवमेंट। ये 1937-38 में स्टार्ट किया था। 1937-38 में बक्सत मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसमें कहा था कि सेल्फ टॉट और सेल्फ कल्टिवेट लैंड को, बक्सत का अरबिक में मतलब होता है सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड, बक्सत का मतलब होता है सेल्फ कल्टिवेटेड। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि बक्सत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था और कब किया था। 1937 और 38 के बाद ये बनाते हैं ऑल इंडिया, ये ऑल 1940s में ये बनाते हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा, है ना, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और ठीक है ना, सहजानंद जो है सो ऑल इंडिया किसान सभा से 1945 में अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनको उसमें क्या होता है कि कम्युनिस्ट मैंने अभी बताया कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक फार्मर विंग की तरह वर्क करता है। तो उसमें कम्युनिस्ट की चूँकि डोमिनेशन बढ़ जाती है उस मूवमेंट में, तो इन्होंने सहजानंद सरस्वती क्या करते हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा 1945 में आपको 1945 में अलग हो जाते हैं और बनाते हैं आपको ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा। समझ में आ गया। और 1950 में उनकी डेथ हो जाती है अगेन। ठीक है, तो जस्ट बिफोर हिज डेथ उन्होंने आपको ये बनाया था ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा और उसमें डिमांड किया था कि भूमि का और वाटरवेज का, जल मार्ग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्लियर, सो द आंसर शुड बी ए। नाउ फिर से हम बात करते हैं
सहजानंद सरस्वती सबसे पहले 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाते हैं, फिर लखनऊ सेशन में 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनाते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के 1937-38 में बख्शत मूवमेंट, बख्शत एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है सेल्फ कल्टिवेटेड या सेल्फ टॉट, ठीक है, सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड। तो बख्शत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और ये जो है सो 1945 में क्या होता है, इन्होंने ये देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया ऑल इंडिया किसान सभा में, तो 1945 में ऑल इंडिया किसान सभा को वो छोड़ देते हैं और बनाते हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा। ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा 1950 में उनकी डेथ हो जाती है। तो 1945 में टूटते हैं, मतलब 1945 के बाद उन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा बनाया होगा, ठीक है, और 1950 में डेथ हो जाता है। तो डेथ से पहले वो बनाते हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा, जहाँ पे वो डिमांड करते हैं कि देयर शुड बी नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज, वाटरवेज और लैंड की आपको नेशनलाइजेशन होनी चाहिए। समझ में आया? दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है द राइट ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वेर गिवन बाई। बंगाल, बेसिकली क्वेश्चन है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पास हुई थी, है ना। तो ये आपको बहुत सारी पीजेंट रिवॉल्ट होती है, ठीक है ना। तो पीजेंट रिवॉल्ट के रिस्पॉन्स में बनाई जाती है बंगाल टेनेंसी एक्ट, जो कि 1885 में। आसान सा क्वेश्चन था। कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1932 में हुई थी? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल जो आरटीसी हुई थी, गोलमेज सम्मेलन, वो हुआ था आपको 1930 में, ठीक है। ऑफकोर्स लंदन में हुआ था, इसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1931 में हुआ था, है ना। गांधी इरविन पैक्ट होती है, उसके बाद गांधी जी पार्टिसिपेट करने जाते हैं, आईएनसी पार्टिसिपेट करते हैं और आईएनसी की तरफ से कौन जाते हैं? महात्मा गांधी। क्लियर? देन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगेन कांग्रेस नहीं जाती है और ये होती है 1932 में, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ऐसे होते हैं जो सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। तो 1932 में कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई? सेकेंड, और फोर्थ तो खैर हुई ही नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन में, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी। क्यों जीत होगी? क्योंकि गांधी जी इपिटोम ऑफ धर्म, धर्म के इपिटोम थे, या एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, या न्यू द वे टू डिफीट द इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे हराना है वो उनको पता था, या उनको अंग्रेजी आती थी। इसलिए बोला कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था बिहार में, लोगों के अंदर ये बिलीफ था। क्या बिलीफ था? कि उनको इंग्लिश आती है इसलिए हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। बट क्यों जीतेंगे? क्या उनको इंग्लिश आती है जीत जाएंगे? ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। न्यू द वे टू डिफीट, उनको पता है कि इंग्लिश को कैसे हारना है, ये भी नहीं होगा। क्या वो निपुण राजनीतिज्ञ थे? ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। सो दैट दिस इज नॉट अ, दे बिलीव दैट कि गांधी जो है इपिटोम ऑफ धर्मा था, और ये उस समय फैला हुआ था, ठीक है। क्योंकि वो गांधी जी बात करते थे सत्य की, गांधी जी बात करते थे अहिंसा की, गांधी जी बात करते थे सोशल जस्टिस की, इसलिए लोगों को लगता था कि ये धर्म के प्रतीक है, इसलिए हम लोग जीत जाएंगे। सो वी कैन से द मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होगा वो आपको ए होगा, ठीक है, मोस्ट पॉसिबल आंसर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज वेयर पीजेंट लीडर्स? बिहार से कौन कौन से पीजेंट लीडर है इसमें? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आपको गुजरात से थे, बरदौली सत्याग्रह से रिलेटेड आपको याद होगा। सो थर्ड वन ये तो होगा नहीं, तो कौन हो सकते हैं? नाउ स्वामी सहजानंद, आपको पता है स्वामी सहजानंद के बारे में हम लोगों ने इतना चीज़ देखे थे। स्वामी विद्यानंद ये आपको दरभंगा में पीजेंट मूवमेंट के जो है सो सूत्रधार थे 1919 और 20 में। सो 1 and 2 शुड बी द आंसर, थर्ड नहीं होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि इन विच एरिया वाज राहुल सांकेतन एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, सब असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो उस समय 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें राहुल सांकृत्यायन किस एरिया से थे? छपरा से थे, दिल्ली से थे, लखनऊ से थे, पटना से थे। तो ये जो है सो आपको छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से आपको थे। इनका रियल नाम था राहुल सांकृत्यायन का, क्या नाम था? केदारनाथ पांडे। क्या नाम था? केदारनाथ पांडे, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, अब इसके भी आंसर जो है वो आपको देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन 1857 द महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव एंड हथवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स हेल्प द इंग्लिश विथ मेन एंड मनी। पैसे और मनी के साथ में इन्होंने हेल्प किया था। दूसरा, इन 1857 महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव एंड हथवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स
हेल्प द इंग्लिश विथ मेन, पैसे के साथ किया था, आदमी के साथ नहीं किया था, सॉरी पैसे के साथ नहीं आदमी के साथ किया था। 1857 के विद्रोह में महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव एंड हथवा एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड्स हेल्प द इंग्लिश विथ मनी बट नॉट। पहला में क्या है, इसमें आदमी भी दिया एंड मनी भी दिया, इसमें आदमी तो दिया मनी नहीं दिया। इसमें क्या हो गया, मनी दिया और मेन नहीं दिया, और इसमें क्या है, ये लोगों ने अपोज किया था। तो क्या आंसर होगा, है ना, ये आप लोग ये आपको इन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश फोर्सेस को। क्लियर, ठीक है। तो ये मिलिट्री लोग भी दिए थे और फाइनेंशियल रिसोर्स भी दिए थे। तो इसमें हम लोग आंसर रखेंगे कि इन 1857 द महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव एंड हर तरह से उनको सपोर्ट किया था। सो दिस शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? कौन ऐसा पर्सन था जिन्होंने एक स्यूडोनाइम, है ना, लिख करके आपको ये दुखी आत्मा, दुखी हृदय, इससे करके आपको क्या कहते हैं उसको, आर्टिकल लिखा था। पीर मोहम्मद मुरीस थे, कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, कि शाहजहान सरस्वती थे, कि यशवंत सिन्हा थे। तो ये थे आपको पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस जो है एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने चंपारण की जो किसान थे उनकी दुर्दशा पे लिखे थे दुखी आत्मा, दुखी हृदय आर्टिकल इन्होंने लिखे थे। ठीक है ना, नाम बदल करके दुखी आत्मा, दुखी हृदय करके आर्टिकल लिखा था, पीर मोहम्मद मुनीस। ओके, सो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो सी द मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ये रिलेशन दिया हुआ है कि f(x) की वैल्यू ये है, तो f ऑफ f5 क्या होगा। सो f(x) अगर दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है कि f ऑफ f5। नाउ फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द f5। सो f5 कैलकुलेट करेंगे, x की जगह पे 5 रखेंगे, ठीक है, +2। सो ये हो गया 25 - 15 +2, सो ये 27 - 15, तो इट्स 12। सो f5 का वैल्यू 12 हो गया। नाउ इसका मतलब हो गया f का 12। नाउ अगर इसको हम सॉल्व करें तो 12 का स्क्वायर -3 × 12 + 12, सो इट्स 144 - 36 + 2, तो 146 - 36, तो क्या हो जाएगा, इट्स 110। आसान क्वेश्चन है। f ऑफ f5, तो पहले f5 निकालेंगे और f5 की जो वैल्यू आएगा उसको फिर उस फंक्शन में रख देंगे। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम जो भी वैल्यू रखते हैं उसका स्क्वायर -3 × वैल्यू +2 हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपको कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन है ना। 2nC3 क्या है, 2nC3 डिवाइड बाई nC2 इज इक्वल टू 12/1। नाउ NCR का फॉर्मूला आपको पता होगा, कॉम्बिनेशन की है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैन आई राइट 2n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2n-3, ठीक है। और इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाएं या पहले अभी ये कर लें, चलो पहले हम इसको नीचे लिख देते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 इज इक्वल टू 12/1। सो नाउ वी कैन राइट फैक्टोरियल 2n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2n-3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 12/1। इसको हम लोगों ने इसको ऊपर ले गया, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि a/b c/d रहता है तो हम लोग लिख देते हैं ना a/b और ये इंटू d/c हो जाता है, तो उसी तरह से, ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं सो कैन आई राइट 2n 2n-1 2n-2 और ये 2n-3 जो है वो आपको कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 2n-3 होगा, ठीक है। तो ये और ये 3 इंटू 2 हो जाएगा और ये 2n-3, तो ये दोनों कट जाएगा। फिर अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 को 2 लिख देंगे एंड ये n-2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 विच इज़ 12/1। सो ये n-2 n-2 कट गया। नाउ अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ये n से n भी कट जाएगा, ठीक है। तो नाउ इसमें क्या हो गया, ये आ गया, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 2n-1 इंटू 2n-2 है, अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये n- हो गया, तो ये n-1 भी कट जाएगा 2 टाइम में, ठीक है। सो 2 इंटू 2n-1 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे एक 2 और बचा हुआ है,
इंटू 2 इज इक्वल टू 12/1। तो ये 4 से 3 बार में कटेगा। सो ये आपको हो जाएगा 2n - 1 इज इक्वल टू 9। सो 2n इज इक्वल टू 10। सो n इज इक्वल टू 10/2 विच इज़ 5। सो आंसर शुड बी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो ये क्वेश्चन आसान था। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द वेरिएंस। 777 इज अ वेरिएंस। तो वेरिएंस जो होता है वो इसमें क्या होगा। नाउ देखो, वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस होता है आपको, जैसे मान लीजिए अगर इसका हम मीन निकालेंगे तो क्या होगा। मीन अगर निकालेंगे तो इसकी अगर हम मीन निकालते हैं, ठीक है, माध्य निकालेंगे तो क्या होगा 7 + 7 + 7 + 7 + 7। अच्छा, तो 5 है ना, 7 बट्टे डिवाइड बाई 5 है टोटल। तो ये क्या हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा मीन की वैल्यू। तो x बार की वैल्यू हम लोग ले लिए 7। नाउ इसमें जो हम लोगों को अगर बात करें कि वेरिएंस की बात करें तो ये x - x बार, मतलब जो नंबर है उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ इसकी अगर वैल्यू निकालें, भाई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी होती है, तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो x बार की वैल्यू 7 और हर वैल्यू के लिए निकालेंगे तो 7 - 7 7 तो वेरिएंस तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इट्स अ 0। तो आंसर हो जाएगा 0। ये वैसे देख के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट कि द वैल्यू ऑफ log 2 इज इक्वल टू दिस एंड पूछ रहा है कि log 5 क्या है। नाउ देखिए, log में आपको ये पता नहीं कि बेस क्या होगा। log में e भी होता है और log में 10 भी होता है। ठीक है ना, जनरली e वाले को हम लोग ln यूज करते हैं, बट इसमें अभी हमको कुछ बताया नहीं गया है। नाउ अगर हम बात करें कि log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट log 10/2। सो कैन आई राइट log m/n होता है log m - log n, मतलब log 10 - log 2। अगर हम वी आर कंसिडरिंग द log 10 का वैल्यू 1, अगर इसकी बेस 10 होगी तो ये वैल्यू 1 होगा। अगर ये बेस e होगी तो ये वैल्यू 1 नहीं होगा। ध्यान रखना है, इसमें बेस क्लियर नहीं है तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, सो 1 - 0.30103, तो ये हो जाएगा 0.6987। बट इसमें बीपीएससी ने कोई भी आंसर को सही नहीं लिखा था। एंड द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि अगर ये नहीं पता है कि इसकी वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी। अगर इसकी बेस 10 होगी, ठीक है ना, log में बेस 10 होगा तब अगर 10 होगा तो ये 1 होता है, बट यहाँ पे अगर log e 10 होगा तो नहीं। तो इट इज़ नॉट क्लियर कि यहाँ पे e है कि 10 है। हालांकि इन जनरल इट इज़ एज्यूम डैट कि अगर ln लिखा होता है इसका मतलब बेस e है और log लिखा होता है 10, बट इसमें हम कोई भी आंसर सही नहीं है। अगर ये log 10 होता तो आंसर 0.6987 होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। नाउ 2x + 10 greater than equal to 0. So can I write 2x greater than equal to -10? So x greater than equal to -5. So the answer should be B. आसान सा क्वेश्चन था ये, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि ये सीरीज है, तो ये एरिथमेटिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। नाउ इफ़ वी सी द डिफरेंस बिटवीन, हम क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो देख रहे हैं दोनों के बीच में। अगर 5/6/1/2 करते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म, और वो सब में सेम होना चाहिए। 7/6/5/6 करेंगे तो 7/5 आ जाएगा, 5/6/1/2 करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होगा, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंस करके देखते हैं। अगर अरिथमेटिक में कॉमन डिफरेंस देखेंगे, ज्योमेट्रिक में कॉमन रेशियो देखेंगे। तो 5/6 में से 1/2 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 3/3 कर देंगे, तो 5/6 में से 3/6 तो ये 2/6 आ जाएगा। 7/6 में से तो ये भी 2/6। दैट्स मीन्स कि दोनों के बीच में प्रीवियस टर्म और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस जो है सो सेम है। तो डिफरेंस अगर सेम होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस सेम है, इसका मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर रेशियो सेम होता तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेज 16 है, 30 है और -37 है। तो ट्रायंगल की जो एरिया होती है वो होती है हाफ इंटू, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको ऐसा मानते हैं x1 y1 एक कोऑर्डिनेट, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मानते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ इंटू x1 लिख दिए तो y2 - y3 लिखेंगे। ठीक है,
x2 लिख दिए तो 2 के बाद क्या होता है 3, तो y3 माइनस 1 होता है। मतलब ऐसे चलता है 1 2 3 1 फिर 2 3, ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ पे x3 लिखते हैं तो 3 के बाद क्या होगा 1, तो y1 माइनस y2। तो ये याद रखने में आपको ठीक होगा 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2, है ना, इस तरह से 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो ये फॉर्मूला हो गया। नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यू, आप वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू x1 की जगह पे 1 रखेंगे, y2 की जगह पे 0 रखेंगे, y3 की जगह पे -7 रखेंगे तो ये +7 हो जाएगा। फिर आप x2 की जगह पे क्या रखोगे 3, फिर y3 की जगह पे क्या रखोगे -7 माइनस y1 तो -6, प्लस x3 की जगह पे रखोगे -3 और y1 की जगह पे रखोगे 6 और y2 की जगह पे 0। और व्हेन वी कैलकुलेट दिस यू गेट द आंसर इज 25, ठीक है। तो इसके आंसर जो हो जाएंगे वो हमारा 25 हो जाएंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस फॉर्मूला में वैल्यू रखना है। नाउ क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन द दो लाइन दिया हुआ है और उस दोनों लाइन के बीच में एंगल पूछ रहा है। सो लाइन को हम पहले y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी में तोड़ देते हैं, क्योंकि ये y वाला एम एक्स सी में m जो है सो स्लोप है और c जो है y इंटरसेप्ट है। सो अगर हम 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, सो कैन आई राइट y इज इक्वल टू -3x प्लस 7। तो यहाँ पे m1 की जो पहले लाइन का स्लोप है वो है -3। दूसरा अगर है हमारा x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू -x/2 माइनस 9/2। सो m2 की वैल्यू जो हो गई -1/2 हो गई। नाउ वी नो दैट द एंगल बिटवीन द टू लाइन tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। व्हेन वी पुट द वैल्यू -1/2 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू, अच्छा -1/2 इंटू 3, दोनों माइनस में है। तो व्हेन वी कैलकुलेट दिस वी गेट द आंसर इज 1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1, दैट्स मीन थीटा इज इक्वल टू 45 की tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर शुड बी 45 डिग्री। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन tan 60 इज इक्वल टू √3, तो 660 की बात क्या होगी। नाउ अगर इसको हम देखें तो वी नो डैट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इट इज़ गिवन दैट tan 60, सो वी कैन राइट सेक स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर 60 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, सो इट्स अ 4। तो सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट्स अ 2। सो आंसर शुड बी सी। अगर सेक स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 4 है तो सेक 60 की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपको 2 हो जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि सर्किल हैज एरिया 154 स्क्वायर यूनिट, इट्स डायमीटर हैव इक्वेशन दिस एंड दिस, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल के एरिया आपको दिया हुआ है। सो वेन एवर इट इज़ गिवन दैट के एरिया ऑफ द सर्किल, वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो कभी जरूरत ही नहीं, इसमें डायमीटर इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। सो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। सो 11 दूना 22 और 11 इंटू 14 इज इक्वल टू 154। सो 2 से 7 बार में, सो इट्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, दैट्स मीन्स आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो इसमें डायमीटर की इक्वेशन की कोई आपको ज़रूरत नहीं। इट इज़ गिवन द एरिया दिया हुआ है तो हम ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्लोव्स आर ऑफ्टन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। लौंग के पौधे में के निम्नलिखित में से किस भाग से लौंग प्राप्त होते हैं। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। लौंग क्या होता है, क्या शुष्क पत्तियां होती है। तो लौंग अगर आपने खाया होगा तो आपको पता होगा कि ये शुष्क पत्तियां तो नहीं होती है। क्या शुष्क तना होता है, तना भी नहीं होता है, बीज भी नहीं होता है। इट्स अ ड्राइड फ्लावर बड्स। अगर आपने लौंग देखा होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द लौंग। ये ड्राइड फ्लावर बड से होता है, ऐसा ही रहता है ना लौंग, ये तो सूख जाता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोजीन किससे रिलेटेड है। ऑन्कोजीन क्या टीबी से रिलेटेड है, हेपेटाइटिस से रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है या टाइफाइड से रिलेटेड है। ये आपको जेनेटिक म्यूटेशन होती है। ऑन्कोजीन्स जो होते हैं, ऑन्कोजीन्स वैसे जीन होते हैं, है ना, जिससे जेनेटिक म्यूटेशन होता है, ग्रुप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन जिससे कैंसर होती है। सो दिस इज रिलेटेड टू कैंसर, ठीक है। सेल की ग्रोथ होती जाती है ना। और जब जीन जो है सो ऑन्कोजीन बन जाती है
तो इसका मतलब देखो पहले तो जीन होता है, अब ये जीन ओन्कोजीन बन गया, मतलब इसको सेल की ग्रोथ डिवाइड अनकंट्रोलेबल, उस कंट्रोल नहीं किया सकता है, तो वो उससे कैंसर होता है, उसी को हम ऑन्कोजीन बोलते हैं, है ना, जिसको बिना कंट्रोल हुए वो आपको ग्रो होता रहता है। कौन सा रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? अगर सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो इट्स अ पोटाशियम, देन सोडियम आती है, सबसे ज़्यादा पोटाशियम देन सोडियम, हाईली रिएक्टिव होती है। आप यू कैन सी दैट कि पोटाशियम देन सोडियम देन बेरियम कैल्शियम ये सब होगा। और लिस्ट रिएक्टिव की बात करेंगे तो इट्स अ प्लैटिनम, ठीक है ना, देन गोल्ड, गोल्ड ऊपर है, देन फिर सिल्वर है, तो ये हम भी याद रखेंगे, 2-3 ऊपर से और 2-3 नीचे से। हु सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो? इन विट्रो डीएनए इन विट्रो किसने सिंथेसाइज किया था? नाउ इसमें जो है ऑर्थर कोर्नबर्ग हैं, इन्होंने डीएनए सिंथेसाइज किया था, और इन्होंने ही सबसे पहला डीएनए पॉलीमर्स जो है सो आइसोलेट किया था 1959 में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो हम याद क्या रखेंगे कि डीएनए इन विट्रो सिंथेसाइज किसने किया था? तो ऑर्थर कोर्नबर्ग ने, बस इतना याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे कि रॉबर्ट हुक जो था वो उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। सेल को सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, ये याद रखेंगे। इसके बाद एडवर्ड जेनर कौन थे? एडवर्ड जेनर जो है सो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाए थे, ये भी याद रखेंगे। और जोसेफ लिस्चर कौन है? ये इन्होंने एक तरीका बताया था कि वॉन्ड जो होते हैं, घाव जो हो जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है सर्जरी के बाद, मतलब आफ्टर सर्जरी किए तो आपके वाउंड हो जाएंगे, तो उसमें इन्फेक्शन कैसे नहीं हो उसके लिए बताया था। ये 3 तो आप याद रखेंगे कि डीएनए इन विट्रो के लिए ऑर्थर कॉर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक सेल का आविष्कार किया, तो एडवर्ड जेनर जो है सो स्मॉल पॉक्स का, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी, कहाँ पे है? हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त 1945 को 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बम फेंका गया था, ठीक है, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। तो हिरोशिमा में जो बम था, ये ध्यान रखना है, दोनों में बम तो हिरोशिमा में जो बम था ये अलग था, है ना, इसमें यूरेनियम था, यूरेनियम 235, और जो नागासाकी में था वो प्लूटोनियम था। तो दोनों में एक नहीं लिख के आना है, इस बात को ध्यान रखना है कि नागासाकी में जो बम फेंका गया था 9 अगस्त को, उसमें आपको प्लूटोनियम 239 यूज किया गया था, और हिरोशिमा में जो फेंका गया था वो यूरेनियम। सो आंसर शुड बी प्लूटोनियम, यहाँ पे ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, किसने, ये पहला कौन से वैज्ञानिक थे जिसने सबसे पहले ये कहा था कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है? न्यूटन जी बोले थे, डाल्टन बोले थे, कोपरनिकस बोले थे, आइंस्टाइन बोले थे। तो ये सबसे पहले कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस जो एक एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे और मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अर्थ जो है सो सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, ठीक है। आगे आइए, कॉस्मिक रे क्या है? चार्ज पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है, क्या होगा? सो कॉस्मिक रे जो है सो हमेशा चार्ज पार्टिकल है ना। सो ये एटम के फ्रेगमेंट्स होते हैं, सो इसलिए ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि एटम में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कॉस्मिक रे जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल एटम का फ्रेगमेंट होते हैं, मतलब एटम का फ्रेगमेंट्स होते हैं कॉस्मिक रे। और एटम में चूंकि पॉजिटिव भी होते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये भी हम लोग इसको भी चार्ज पार्टिकल बोलेंगे, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक, कौन सी ऐसी है जो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है? सो 99% जो ऑर्गेनिक मोलिकुल्स होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, और ये तीनों मिलकर के बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, सब कुछ यही बनाते हैं। सो कार्बन इसमें आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉजेज कैंसर एज वेल एज द क्योर इट डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी एंड यूज, क्या ऐसा चीज़ है जिसके यूज करने से भी कैंसर होगा, और जब कैंसर हो जाती है तो उसके क्योर में भी इसका यूज करते हैं? टोबैको से कैंसर होता है और टोबैको यूज करके आप कैंसर को हटाते हो? नहीं। अल्कोहल से कैंसर होता है? ये भी नहीं। सो इट्स अ आयोनाइज रेडिएशन, आपने कभी सुना होगा कि कीमो चल रहा है ना, तो ये आयोनाइज रेडिएशन है जिस कारण से कैंसर हो भी सकता है, और कि आप कितना यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और यही ऐसी एनर्जी है जिसको हम लोग यूज करके आपको कैंसर सेल को
मारते भी हैं, जो कीमोथेरेपी जो आप सुनते हो ये, तो दोनों क्योर भी है और इसका कॉज भी है। क्लियर? अगर आप ज़्यादा यूज करते हो तो अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितना ब्लड होता है, तो इट्स 5 to 6 लीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड और कॉलरा क्या है? एयरबॉर्न डिजीज है, वाटरबोर्न है, इन्फेक्शन है, जल के द्वारा है, वायु के द्वारा है, संक्रामक रोगों के द्वारा है, या किसी के भी नहीं। टाइफाइड जो होता है वो एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी, इसका ये बैक्टीरिया से टाइफाइड होती है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है। सो दीज बोथ, और कॉलरा जो होता है इंटेस्टिनल इन्फेक्शन से होता है ना। इसका नाम है कौन सी बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कोलेरा। ठीक है, देखो ना, टाइफी नाम है तो टाइफाइड और कोलेरा नाम है। सो याद रखना है, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? सल्मोनेला टाइफी, और ये क्या होता है? विब्रियो कोलेरा। और ये दोनों जो है सो कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड खाने से होता है ना। कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फूड खाने से होते हैं। तो ये हम लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ, आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है आपके लिवर में या मसल में, वो किस फॉर्म में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, या फैट में होते हैं, या प्रोटीन के फॉर्म में, या ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं? सो सी, जो ग्लाइकोजन जो होता है वो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का फॉर्म होता है, ग्लूकोज का फॉर्म होता है ग्लाइकोजन, एंड दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी स्टोर्स करती है हमारे लिवर और मसल्स में। सो द आंसर शुड बी ग्लाइकोजन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? बैक्टीरिया किसने? नाउ फ्लेमिंग ने क्या किया था, आपको पता है फ्लेमिंग ने क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन है ना, एंटीबायोटिक। देन कैन यू टेल मी लैम्बेला ने क्या किया था? ये आपको लैम्बल जो है, लैम्बल ने इंटोमोबा हिस्टोलाइटिका का आविष्कार किया था। नो नीड टू रिमेंबर। टेमिन जो है सो एक एंजाइम को डिस्कवर किया था, एक एंजाइम जो आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स में काम देता है ना। क्लियर? बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखेंगे। और ल्यूवेनकुक जो है वो आपको, इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया को। ठीक है, क्या नाम है इसका? ल्यूवेनहुक ने, एंटोनी वैन ल्यूवेनकुक ने बैक्टीरिया को 1676 ईस्वी में डिस्कवर्ड किया था। ठीक है ना, तो ये भी हमको याद रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज़ के लिए था, ल्यूवेनहुक किसके लिए था, टेमिन किसके लिए था, लैम्बल किसके लिए था। द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म में लार्ज स्केल जो डाइवर्सिटी होती है ना, विविधता क्यों होती है? अनुकूलन, एडेप्टेशन, कोऑपरेशन, म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइड। ये अब आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन। कि एडेप्टेशन का मतलब होता है कि डाइवर्सिटी इसलिए होती है कि जगह जगह के अनुसार से वो अपने आप को चेंज कर लेता है ना। इट्स डिपेंड्स ऑन द बॉडी को चेंज कर देता है, डिपेंड्स ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना। उस इन्वायरमेंट में जैसे उसको सूट करता है ना, तो उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन। तो दिस इज द मेन रीजन कि आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा है। देन और देखिए पॉलीप्लॉइड जो है, पॉलीप्लॉइड एक ऐसा कंडीशन है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का सेल्स जो होगा उसके पास टू पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोजोम, टू पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा। म्यूटेशन होता है कि जैसे अल्टरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल, है ना, तो वो आपको म्यूटेशन होगा। ये आपने पढ़ा होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। कोऑपरेशन का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। तो व्हाट इज द वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर क्या है? एनिमल के स्टडी को क्या बोलते हैं? ये तो जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, स्टडी ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फिश ये बोलते हैं इस्थियोलॉजी। ठीक है, सो वर्मी कल्चर जो होता है वो आपको साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, किलिंग वर्म्स नहीं, वर्म को ये आपको आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से आप वर्म को, अर्थवर्म को रेज कर रहे हो। ठीक है ना, तो उससे अब इससे क्या होता है? इससे बनता है वर्मी कॉम्पोस्ट। तो उसको रेज करेंगे तो उसकी एक्सेट्रा होगी, एक्सक्रीटा होगी, है ना, मलमूत्र वगैरह,
जो उत्सर्जित करेगा वो, उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वर्मी कंपोस्ट का काम करता है। तो इसीलिए वी आर रेजिंग द वर्म्स, तो उसको रेज करने को हम लोग वर्मी कल्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको वायरस बोलेंगे, क्या बैक्टीरिया बोलेंगे, क्या माइकोप्लाज्मा बोलेंगे, या क्या बैक्टीरियोफेज बोलेंगे? नाउ बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ये एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। समझ में आ गया? ए बैक्टीरियोफेज इज द टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ठीक है ना? इसका मतलब ही हो गया कि बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरियोफेज का मीनिंग होता है बैक्टीरिया ईटर। वो होस्ट सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स मीन्स बैक्टीरियोफेज इज टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। एंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होगा, जो खुद से ग्रोथ अपना कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो है माइकोप्लाज्मा। सो आंसर शुड बी माइकोप्लाज्मा। अगला है कि पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ पे हुआ था? सो पहला फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। और इसके जो डॉक्टर थे उसका नाम था क्रिश्चियन वार्नाड। ये भी याद रखेंगे, क्रिश्चियन वार्नाड। और ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे सबसे पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। ठीक है। अगला है कि किडनी से पर मिनट कितना ब्लड फ्लो होता है एवरेज? तो 1 लीटर के आसपास में होता है, 1 से मतलब 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml ऑन एन एवरेज ब्लड जो है सो किडनी हर मिनट में फिल्टर करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लांट बेड क्या है? ये एम्ब्रियोनिक सूट है, या एम्ब्रियोनिक लीफ है, या भ्रूण पोप है, या सीड है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बोटनी में बड जो होता है क्या होता है? अंडर डेवलप्ड या एम्ब्रियोनिक सूट होता है ना, जो स्टेम के टिप पे होती है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं प्लांट बड। सो इट्स एन एम्ब्रियोटिक सूट। अब जब बड बन जाता है ना, तो फिर बड से ही फ्लावर बनता है। क्लियर? तो ये ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन सिगरेट लाइटर? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस यूज होती है? तो सिगरेट लाइटर में जनरली ब्यूटेन गैस होती है, ब्यूटेन। और प्रोपेन भी होते हैं, कभी कभी मिक्सचर भी होती है। सो बस जनरली आपकी अगर पूछा जाए तो इट्स अ ब्यूटेन। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लानेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 56 to 59 बीपीएससी के जितने 150 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। नेक्स्ट में जो हम लोग 60 to 62 बीपीएससी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। छोटी छोटी स्टेप आप उठाओगे तो बाद में वो बड़ा रिजल्ट हो जाता है। जैसे कि जब फर्स्ट क्लास होती है तो लोग कहते हैं अरे 50 क्वेश्चन ही है, बट इट धीरे धीरे जब वो 2000 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको लगेगा कि यार कितना सारा क्वेश्चन हो गया। तो ये ऑलवेज छोटी छोटी स्टेप ही उठा करके हम बड़े रिजल्ट की कामना कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इट्स अ टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।